नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। और आज मुकाबला में हम बात करेंगे नागपुर की। क्या नागपुर में जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत दंगा भड़काया गया? क्या जानबूझकर भीड़ को सड़क पर लाया गया? क्या कश्मीर वाला मॉड्यूल स्टोन पेल्टिंग का अपनाया गया है नागपुर में भी? ये सवाल इस वजह से क्योंकि जिस अफवाह के दम पर इस दंगे को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जिस हरे कपड़े पर आयत लिखी होने की बात कही जा रही है, हिंदू संगठनों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ हुआ क्योंकि हिंदू संगठनों ने आग लगाई थी उस कपड़े में जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई थी। उस अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया है पुलिस ने। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि ऐसा कोई सबूत हमें मौके पर नहीं मिला। तो फिर सवाल ये है कि इस भीड़ को एकाएक सड़क पर किसने ला दिया? सवाल ये है कि औरंगजेब के लिए इनके दिल में सहानुभूति किसने पैदा कर दी? सवाल ये है कि दंगे वाला मॉड्यूल आखिर किसने नागपुर में लाकर खड़ा कर दिया? सवाल ये भी कि इस दंगे के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी क्यों की गई? फिलहाल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 50 से ज्यादा दंगाइयों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। 21 मार्च तक उन्हें कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। बाकी और दंगाइयों की पहचान पुलिस लगातार कर रही है। इसके अलावा जो मास्टरमाइंड है इस पूरे दंगे का, उसे भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सियासत लगातार जारी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार कह रही है कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नागपुर में दंगा भड़काने की साजिश आखिरकार किसने रची, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी और क्या इसके आने वाले वक्त में भी परिणाम देखने को मिलेंगे? इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन कैसे अफवाहों के जरिए इस पूरे के पूरे दंगे को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, ये आप सुनिए। आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। तो देखिए, अब जो कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, उसका मतलब क्या है और क्या वाकई में किसी अफवाह की वजह से ये दंगा फैलाया गया? ये दंगे वाली स्क्रिप्ट किसने लिखी, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश चौधरी प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ है। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और फैजल अहमद खान इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सरदार आरपी सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फाजल साहब आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि इस मामले में पूरे धार्मिक तरीके से एक रंग उड़ाने की कोशिश की जा रही है, मजहबी रंग उड़ाने की कोशिश की जा रही है। नागपुर की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो किस वजह से हुआ? ये दंगा क्यों भड़का? देखिए, ये सवाल तो उन लोगों से करना चाहिए जो शांति के दुश्मन है, जिससे जिंदा से जब नहीं लड़ पाए तो मुर्दों से लड़ रहे। अरे भाई, देश में इतनी समस्याएं हैं, उस पर बात नहीं करके जब आप हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, दंगों की तो शुरुआत कौन कर रहा है? आप जाके किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, आप उसकी कुरान की आयतों को जला रहे, आप उसके कुरान की चीजों को कर रहे हैं। आप बोल लीजिए, सुन लीजिए, चैनल को यूज करें। आपका कुरान क्या है? सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। बात करने दीजिए। अगर दादागिरी करनी है हमें बिल्कुल चलेगा। नहीं, क्यों नहीं चलेगा? नहीं, क्यों नहीं चलेगा? नहीं, क्यों नहीं चलेगा? आरपी सिंह जी, फाजिल जी, आप मुझे प्रूफ बताएंगे? एक सेकंड रुकिए। अरे सर रुकिए ना एक सेकंड। प्रवेश वर्मा जी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फाजिल जी बताइए ना, चलिए प्रूफ बताइए ना कि आपके पास ये कहां से आ गया एकाएक कि 400-500 की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हाथों में पत्थर होते हैं, कुल्हाड़ी होती है, डंडे होते हैं और वो आमदा हो जाते हैं सब कुछ तबाह करने पर? बताइए ना। पहले जब पुलिस के डीसीपी के पास जाकर के मुस्लिम समाज के लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया और कहा कि ऐसा हो रहा है, अगर पुलिस उस वक्त एक्शन करती है और उसको रोकती है उस काम को करने से, आप ठीक है, आपका जो राजनीतिक वेंडेटा है, जो प्रोपेगेंडा करिए, लेकिन आप उसको दंगा क्यों होगा? जब आप जो आप यहाँ आकर टीवी चैनल पर कह रहे हैं वो आप पुलिस को जाकर दीजिए ना। पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं मैं सुनवा देती हूँ एक बार, जरा सुनवाइए पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। रुकिए एक सेकंड, रुकिए एक सेकंड, सुनिए जरा। चादर पे कुछ लिखा हुआ था सर, या सिर्फ ये रूमर था जिससे लेकर ये पूरा मामला भड़का है?
वो जो है आप देखेंगे तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ये एक चीज़ है। दूसरा, हमारे जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उन्होंने भी देखा, उनका भी यही बोलना है कि उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो टुकड़ा उनको मिला है। तो इसमें कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसमें जो है धार्मिक भावना, क्योंकि एक कलर से एसोसिएट करके इसको देखा जा रहा है, वो एक कारण हो सकता है। आपने सुन लिया सर पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं? मतलब बिना जितना किसी पुलिस बिना कमिश्नर किसी ने फैक्ट बोल को दिया, वेरीफाई किए, सुनिए। बिना किसी फैक्ट को वेरीफाई किए आप भीड़ सड़कों पर लेकर आ जाएंगे या आपको ये हक मिल जाएगा कि आप आइए और कुल्हाड़ी से हमला करिए डीसीपी पर, एक महिला पुलिसकर्मी पर आप अभद्रता कीजिए, उसकी वर्दी खींचने की कोशिश कीजिए, ये हक मिल जाता है क्या आपको एक अफवाह पर निकलकर? सुन लीजिए, बिना अगर हमको बोलने देना है तो ठीक है, नहीं तो हम चुप होते, आप ही बोल लो। सच बोलेंगे? नहीं, हम सच ही बोलते करेंगे तो बोलने दूंगी। किसी को सच थोड़ा कड़वा लगता है। मेरे शो से तो नहीं बोलने दूंगी। जब आप बिना अगर परमिशन आपके पास कोई प्रूफ है बिना परमिशन के इतना बड़ा जुलूस निकल गया, उस पर मंच का इस्तेमाल करने दूंगी, अफवाह फैलाएंगे नहीं, पुलिस अधिकारी बोलेगा? बिना परमिशन के इतना बड़ा जुलूस निकल गया और उस पर कोई अधिकारी बोलेगा? अभी तक उस पर तो नहीं बोल रहे। कोई परमिशन नहीं थी क्या प्रवेश जी? इनको पता ही नहीं है। सब आप ही को पता है। अब रुकिए सर, बीच में नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे महाराष्ट्र के तालुका वाइज डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। नागपुर के अंदर औरंगिया के जो लोग हैं, यानी औरंगजेबवादी जो लोग हैं, उन्होंने तैयारी करी, तभी ना जहां पर जिन गाड़ियों पर स्वास्तिक के निशान थे, जहां पर ओम का निशान था, उन्हीं गाड़ियों पर हमले करे गए, उन्हीं को जलाया गया। एक चीज। दूसरी चीज, ये प्राची जी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये केवल और केवल मुस्लिम दंगा है, केवल और केवल मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया है। प्रतिकार में हिंदू समाज ने भले ही आगे बढ़े हैं, परंतु ये पूर्णतः, इस पे सीएम साहब कह रहे हैं, डिप्टी सीएम ने कहा, वहां का पुलिस कह रही है, वहां की पुलिस कह रही है, प्योरली हिंदू समाज को प्रताड़ित करने के लिए, हिंदू समाज के मन में हिंसा पैदा करने के लिए ये प्रयास किया गया मुस्लिम समाज के द्वारा। ठीक है प्रवेश जी, आपके आरोप भी गंभीर है, ये इस पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है सर, मुझे जवाब लेने दीजिए। एक सेकंड, आरपी सिंह जी, परमिशन थी, आपको पता था कि प्रदर्शन होने जा रहा है, पूरे नागपुर में प्रदर्शन हुआ, एक शिकायत भी दर्ज की गई, उसके 4 से 5 घंटे बाद भीड़ इकट्ठा होकर दंगा मचाकर चली गई। अब आप दंगाइयों को पकड़ रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वो ठीक, लेकिन ये दंगा हो कैसे गया? आपको क्यों नहीं पता चला कि मामला इतना संवेदनशील हो रहा है कि आप कंट्रोल कर पाए? कहां थी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट? मैं यहां से शुरू करता हूं कि लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, मैं आप यही बात को यही समाप्त करता हूं, हुआ रहा, परंतु ये कहां से छूट मिलने समाप्त नहीं होती। अरे मैं तो अच्छा चलिए यहां से वो डरे और सहमे लोगों को आपने सुना जिनकी दुकानें वही उनका क्या कसूर था? हाँ वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि टारगेट कर आपने चिन्हित कर दुकानें, मकानों पे कुल्हाड़ियाँ, कृपाने में तो तलवार और गाड़ियों पे जिस पे निशान थे उन पे पत्थरबाजी, और यही नहीं। अरे तो ये कौन इसका हो गया? चार्जशीट लग गई। फाजिल जी बीच में नहीं, कोई नहीं बोलता। थोड़ा सवाल कर मेरे शो में ऐसा कोई नहीं बोलता। पता है कैसे पता हो गया? बीच में बोलिएगा सर, इनको पता कैसे? अगर आप बीच में चार्जशीट लग गई पुलिस की, बीच में बोलिएगा तो मैं आपको चार्जशीट लग गई। पकड़े तो बहुत जाते हैं, पकड़ने की बात नहीं है, बहुत भाजपा नेता जेलों में है, पकड़े तो बहुत जाते हैं, लेकिन चार्जशीट लग गई उसकी। अगर आप बीच में बोलते रहेंगे सर तो मुझे आपको शो से विदा करना पड़ेगा। 60 के लगभग। नहीं आप बोलिए, आप, हम अभी चले जा रहे हैं। बीच में नहीं बोलिए, यहाँ पर दंगा नहीं चाहिए। नहीं यहाँ ठीक है, आप जाइए प्लीज। 60 के मुझे हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए प्लीज। 60 के लगभग लोग ऐसे थे जिनको चिन्हित किया गया, और मैं निवेदन करता हूँ, ये मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं है जी, ये इस बात का है कि जो अखिलेश यादव ने कहा था कि विचारधारा की लड़ाई है, ये जो अबू आजमी ने कहा, ये विचारधारा की, अबू आजमी की बात विचारधारा की लड़ाई है। ये भारत का मुसलमान ये नहीं करने के पक्ष में होगा, परंतु जो मुसलमान अपने आप को औरंगजेब से जोड़ेगा। अबू आजमी ने जो कहा उसके बाद माहौल खराब हुआ, आपने कहा, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, एज ए सरकार आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं माहौल को दुरुस्त किया? नहीं, अगर ये थोड़ा पता था कि आप वहाँ पर लोग पत्थर इकट्ठे करके रखेंगे पहले से ही, लोग वहाँ पर कृपाने तलवारें और वहाँ पर
एक्सेस इकट्ठी करके रखेंगे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर कुल्हाड़ियाँ इकट्ठी करके रखेंगे। सीधे सीधे अबू आजमी को अगर जिम्मेदार भी मान रहे हैं तो आपने क्या कार्रवाई की? उस पर सवाल तो ये भी है ना, अबू आजमी पे कार्रवाई हो रही है, जिस पे हर प्रकार की कार्रवाई हो रही है। ये सीधे तौर पर बीजेपी आप पर उंगली उठाती है। ये जो पूरी सोच है, औरंगजेब का महिमा मंडन आप लोगों ने कर दिया। महिमा मंडन तो किसी ने औरंगजेब का नहीं किया। हाँ, जिन्ना का जरूर महिमा मंडन हुआ है इस देश में। और दंगा तो कोई भी दंगे को वाजिब नहीं ठहरा सकता। किसी भी तरह का कोई भी हिंसा कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सभ्य समाज में ये होना नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर आज बहुत खुश है, क्योंकि जो पेड़ उन्होंने नफरत का बोया है वो अब फल देने लगा है। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि देश का जो जिस तरह से उन्होंने खस्ता हाल कराया है, चाहे वो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश हो, तो आपको क्या सूट करता है, इसी तरह की राजनीति आपको सूट करती है। आप जब बड़े बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी तक जब ये बोलेंगे कपड़ों से पहचान लेते हैं, इनकी आपकी गाय छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, आधा कमरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो इस तरह की बहस से आप देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतने नीचे लेवल तक अगर माननीय प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नफरत वो बढ़ा रहे हैं। ऐसे एक से एक बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक से एक नेता उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में भाजपा के अंदर बैठा हुआ है, और कहीं पे भी हमने विचारधारा को उससे नहीं जोड़ा। दो आपने एक बात गलत कही, एक बात जो गलत कही वो सही हो जानी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उनका निष्कासन था उसके ऊपर जरूर सवाल खड़े किए थे, और जो बिल्कुल सही भी है कि जो बयान सदन के अंदर नहीं दिया गया हो वो सदन पे उस पर कार्रवाई कर नहीं सकता। सारे बयान बीजेपी के गिना दिए। मैं बिल्कुल आपकी इस लिस्ट से इत्तेफाक रखती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों पर भी मैं इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन औरंगजेब को महाराष्ट्र में जिंदा किसने किया? आपको सिर्फ इतना बताना है। आपके नेता ने शुरुआत की ना। देखिए, उन्होंने उस बात का खेद प्रकट कर लिया, उस बात को वापस ले लिया, बात वहीं पे ख़त्म होगी। अगर आपको ये आप एक सीढ़ी बाय सीढ़ी और ब्रिक बाय ब्रिक आप ऐसे चीज़ें बनाते रहेंगे, ये नफरत या दंगा एक दिन की पैदाइश नहीं होती है। आप भी ये समझते हैं, और जहाँ पैनल में सारे लोग विद्वान लोग खड़े हैं सब जानते हैं कि दंगा धीरे धीरे एक आप मानसिकता पैदा कर दी जाती है, एक नफरत समाज में पैदा करी जाती है, और वो नफरत पैदा कौन कर रहा है? आप परिणाम पे जा रही हैं। नहीं, आप परिणाम पे जा रही हैं, उसका आउटकम पे जा रही हैं, आप उसकी रूट कॉज पे नहीं जा रही हैं। और आपका प्रदेश अध्यक्ष खड़े होकर अगर ये कहेंगे कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, तो ये नफरत के बीज क्या नहीं बोए जा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, और हमने हर प्लेटफॉर्म पे हमारे नेता ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक था। इस बात को क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही है? हमने ये कहा, लेकिन आप उस बात पे तो समझिए कि जड़ पे तो जाइए। नफरत की जड़ कौन बो रहा है, उसकी मूल रूट कॉज क्या है, उसको तो समझिए, और वही उसका कारण है जो ये दंगे हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बताते हैं। तहसीन पूनावाला जी, विपक्ष कहता है सरकार, सरकार कहती है विपक्ष, लेकिन इसमें खामियाजा अगर कोई सच में भुगत रहा है तो वो आम लोग हैं जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, गाड़ियां जला दी गई, दोपहिया वाहन जला दिए गए। उनका क्या कसूर इस राजनीति में? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला। पिछले 3-4 दिन से औरंगजेब और नागपुर पर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है। मैं आपके माध्यम से इंडिया टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पिछले एक हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इस्तीफा रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि वो मर्डर चार्ज में इन्वॉल्व है। एक कैबिनेट मिनिस्टर। पिछले 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट बाहर आई, जिसमें प्रतिदिन किसानों की आत्महत्या पूरे देश में जो हो रही है, सबसे आगे महाराष्ट्र है। 8 आत्महत्या किसानों की रोज हो रही है। पिछले 8 दिनों में लाड़की बहना योजना, जिसके कारण भाजपा की और विपक्ष की सरकार बनी, मेरे विपक्ष की सरकार बनी, उसमें एलोकेशन को कम करा गया। तो फिर ये डाइवर्जन से भाजपा को बिल्कुल फायदा हो रहा है। लेकिन ये भाजपा में डाइवर्जन किसने कराया? प्रदीप भाई मेरे भाई हैं, मैं सपा के साथ हूं, लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो 3rd ग्रेड एक्ट्रेस और अबू आजमी, ये दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। वो क्या जरूरत थी औरंगजेब वाला टॉपिक निकालने की? वो आप प्लीज प्रदीप भाई मेरी बात सुन लीजिए आप। उसके बाद अबू आजमी ने उस दिन ये टॉपिक निकाला जिस दिन धनंजय मुंडे जी का रेजिग्नेशन हुआ, उस दिन टॉपिक निकाला। क्यों? बाद में स्टेटमेंट ले लिया। भैया आपका स्टेटमेंट ना सही था तो क्यों वापस लिया? किसका फायदा हुआ? सेकंड चीज, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। उसके बाद आते बीजेपी के मंत्री रानी जी और टी राजा जी तेलंगाना के मंत्री, और जिस तरह का भाषण दिया, हेट स्पीच में उनको अरेस्ट करना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। और एक्चुअल में नुकसान देखिए इंडिया टीवी के दर्शक, न भाजपा का कोई नेता का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के बच्चे का, न बजरंग दल का, न किसी और संगठन का, न अबू आजमी के बेटे का, न वो अभिनेता वो एक्ट्रेस का। नुकसान आप लोगों का हो रहा है, कॉमन लोगों का हो रहा है।
क्या जरूरत है इस पे लड़ाई करने की। और मैं एक लास्ट सजेशन देना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को। प्रदीप भाई ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा वो बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते अबू आजमी का एक बयान से। ऐसा क्यों होता है जब भी बीजेपी तकलीफ में होती है अबू आजमी ऐसे कोई काम करता है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचती है। मिसाल के तौर पर चुनाव के वक्त जाके ऐसे एक मौलाना को मिलना जो कहते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे। जवाब प्रदीप भाटी जी का जरूर फिर आरपी सिंह जी आ रही हूँ, क्योंकि एक सलाह दी है उन्हीं के साथी ने, तो जरूरी है ये। प्रदीप भाटी जी, आप नहीं समझ पा रहे क्या? महाराष्ट्र में जितने भी नेता हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, सब ये कह रहे हैं कि अबू आजमी बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये कहना ही इतना गलत होगा। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रजोर तरीके से खड़ी हुई, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीत के आई, और जो आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, वो बी टीम कैसे हो सकती है? आपकी तो पार्टी नहीं, माफी चाहता हूँ, पार्टी बिल्कुल नहीं। मैं एक बार जवाब दे दूं। दूसरा, मुझे आपकी भाषा पे जरूर आपत्ति है। देखिए, माताएं, बहनें, बेटियां सबकी सम्मानित होती है, किसी को थर्ड ग्रेड और ये सब की भाषा, बिल्कुल आप इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से भाषा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। बार बार दूसरी बात हम बात कर रहे हैं, किसी ने कोई अबू आजमी साहब ने कहीं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा, उस पत्रकार के उन्होंने हिस्ट्री कोट करी, और उसके बाद अगर किसी को आहत हुए तो उन्होंने बयान को तुरंत वापस ले लिया। और उस बयान के साथ ना तो समाजवादी पार्टी, ये तो आप कमाल करते हैं, पत्रकार के सवाल को ही ब्लेम कर देते हैं आप। देखिए, सवाल अगर पूछा जाए और कोई हिस्ट्री कोट करे, हिस्ट्री में जो लिखा है, किसी ने उसको कहीं पे महिमा मंडन नहीं करा। अगर प्रदीप भाटी जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि औरंगजेब महान या क्रूर, तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? देखिए, क्रूर था ये सवाल, ये अगर ये सीधा सवाल पूछा गया होता, ये सीधा सवाल पूछा गया होता तो ये सीधा जवाब मिलता। लेकिन आप हिस्ट्री कोट करेंगे कि वो राजा था, कैसा था, क्या था, वो हिस्ट्री राजनेता भी नहीं होते ना कि वो सवालों को ना समझ पाए। देखिए प्राची जी, एक मैंने अभी जो बात कही ना, आप एक औरंगजेब के ऊपर और एक जिन्ना के ऊपर या किसी और क्रूर आदमी के ऊपर अगर आप देश में दंगा कराना चाहते हैं, ये कोई एक दिन की नहीं है। आप ये देश के नहीं, आप जो ब्लेम गेम हो रहा है ना प्राची जी, उस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ब्लेम गेम ये है कि आप उसको एक मुद्दा बना रहे हैं कि उसके कारण दंगा हो गया। इसे कौन जस्टिफाई कर सकता है कि इसके ऊपर दंगा हो सकता है? नहीं, आप बताइए मुझे प्राची जी, और ना ये दंगा भड़कता। प्राची जी, एक बात बताइए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्राची जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप एक किसी चीज को लेके ये कहते हैं कि ये दंगा इस कारण से हो गया, इसका मतलब आप प्रायोजित दंगा कराने के लिए बैठे हैं। आप ये कोशिश ढूंढ रहे हैं। मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया प्रदीप भाटी जी। दिक्कत ये है ना, अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पाते हैं ना, तो दूसरे पर अटैकिंग हो जाते हैं आप। आपने नहीं सुना कि आरपी सिंह से मैंने पहला सवाल ये पूछा, और मैं फिर दोहराऊंगी आरपी सिंह जी, वही कह रहा हूं कि 11 साल 10 साल से प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है, आप उसको समझिए। औरंगजेब के ऊपर इसकी टोपी उसके साथ नहीं करिए। सवालों का जवाब ले लूं, सवालों के जवाब ले लूं। जब अबू आजमी ने बयान दे दिया, आपको पता है प्रदर्शन होने जा रहे हैं, उसके बावजूद दंगा हो गया ना, उसके बावजूद लोगों की दुकानें टूट गई ना, ये तो फेलियर है ना सरकार का। और अगर साजिश है, और विपक्ष की अगर साजिश है जैसे आपके नेता कह रहे हैं, तो विपक्ष मजबूत है यानी महाराष्ट्र में, और आपकी सरकार कमजोर है। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, अखिलेश यादव जी का बड़ा स्पष्ट बयान था कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है। ये बयान एग्जैक्ट वर्ड पढ़कर बता रहा हूँ। नहीं, आप एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के बताएं, विचारधारा क्या है आपकी, हमारी विचारधारा एक है। नहीं, विचारधारा का क्या मतलब होता है? उन्होंने ये लिखा क्या कि औरंगजेब की विचारधारा, आप क्यों उसको ट्यूज कर रहे हैं? तो आप उनको बोल, नहीं, कहीं लिखा है विचारधारा, उन्होंने विचारधारा ये है कि आप अपनी अगली बार देश में किसी को निष्कासित कर देंगे। सर, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? वो आपके नेता के पोस्ट को पढ़ के सुना रहे हैं। उस पर इतना गुस्सा नहीं होना है, वो आपके नेता के पोस्ट को पढ़कर बता रहे हैं ना। बोले अच्छा, ऐसा करें, अगली बार से टीपू यादव जी को बोला करें, वो अपना बयान पूरे ढंग से व्याख्यान के साथ बोला करें, पीछे बताते करें नहीं ये विचारधारा, ये नहीं विचारधारा, ये विचारधारा। अरे ऐसा बोल देना। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर के बयान होते हैं। मेरा बयान कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, आप करिए इस तरह की बयानबाजी। मैं तो कह रहा हूं, आपके नेता इसमें माहिर हैं, आप प्रधानमंत्री से विचारधारा की लड़ाई है, आप ये विचारधारा निचले स्तर पर राजनीति करना चाहते हैं। प्रदीप भाटी जी रुके। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल अखिलेश यादव पर नहीं है। अखिलेश यादव, अभी रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। अखिलेश यादव ने क्या कहा, उनके नेता ने क्या कहा, उन्होंने अपने नेता को कैसे जस्टिफाई किया, ये तो विषय ही नहीं है ना सर। विषय ये है सारा जड़ में तो यही विषय है। तो अगर साजिश रख दी विपक्ष ने, अगर विपक्ष की साजिश कामयाब हो गई, दंगा भड़क गया, तो आप क्या कर रहे थे? यानी विपक्ष मजबूत, आप कमजोर। मैं तो शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, ये तो मैं मान रहा हूँ, परंतु एक मिनट, परंतु ये विचारधारा की लड़ाई 713 से चल रही है,
और लगातार चल रही है। कहकर आप विपक्ष पर फिर शिफ्ट हो ये रहे बड़ा हैं, जरूरी है। अच्छा, यानी आप ये मान रहे हैं आपकी सरकार कमजोर, महाराष्ट्र में विपक्ष कमजोर की मजबूत बात है? नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ लोग इस प्रकार से इशारा करते जो नजर से रह जाती है, परंतु पुलिस वहां पर थी। नजर पुलिस से रह गई कि 400-500 लोग भीड़ आ गई, हाँ। पत्थर लेकर, तलवारें लेकर, जो आप ही ने बताया मुझे, कुल्हाड़ी से वार कर दिया बिल्कुल, मैं डीसीपी कह पर। रहा हूं, मैं तो आपके सामने कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस का फेलियर। परंतु जो मूल बात है, ये जो आग लगाई गई, लोगों को कहा गया कि कुरान के, अभी आपके सामने बोल कर गए ना कि कुरान के पन्ने जलाए गए, मैं चैलेंज देता हूं जी, ये झगड़ा कुरान का है नहीं, हम तो कुरान की इज्जत करते हैं, ये झगड़ा औरंगजेब का है। पुलिस के ये औरंगजेब का झगड़ा, औरंगजेब के पुतले को आप कुरान से जोड़ेंगे तो गलत बात करेंगे। ये तो सारी बात यही है, और ये जानकर शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस के जोड़ा पास गया। ये अफवाह पहुंच गई थी, कुछ लोग गए थे शिकायत करने के लिए, पुलिस पहुंच गए, पुलिस के पास ये जानकारी पहुंच गई थी कि अफवाह फैल रही है, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाया आप हालात को। प्राची जी समझिए बात, आप समझिए बात। हाँ, मैं समझ रही हूं। मूल बात है, जब ऊपर के नेता शह देंगे और कहेंगे आप ये विचारधारा की लड़ाई लड़नी है, आपने कह दिया, तो ये जो विचारधारा हम 713 से झेल रहे हैं, जिसपे श्री गुरु तेग बहादुर जी को अपनी शहादत देनी पड़ी, जिसके लिए चलते हुए गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे जो साहबजादे थे, उनको शहादत देनी पड़ी उस विचारधारा के चलते हुए। कमाल नहीं है कि सरकार आपकी है, सवाल विपक्ष से पूछे जाए, सरकार आपकी है, काम विपक्ष कर जाता है। विपक्ष का सवाल तो यही है कि ये उस विचारधारा को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस विचारधारा से बाहर कब निकलेंगे? इस मुद्दे को जानबूझकर जिंदा रखना चाहते हैं क्या? प्राची जी सुनिए, हाँ। प्राची जी, हम तो देश के संविधान के हिसाब से परमिशन लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, और किस लिए करते हैं ये समझ लेना चाहिए देश को। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के लिए प्रदर्शन करते हैं। औरंगजेब हमारा मूल्य नहीं हो सकता, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। जो अपने बाप को एक सुराही पानी पे रखता हो, जो अपने बड़े भाई की गर्दन काट कर अपने बाप को गिफ्ट कर देता हो, जो अपने भाइयों को मार देता हो, जो लाखों हिंदुओं को मार देता हो, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को मार देता हो, जो बंदा बैरागी की हत्या कर देता हो, ऐसे तमाम सारे आपको इतिहास में घटनाएं मिल जाएंगी जो औरंगजेब के द्वारा की गई। सवा मन जनेऊ रोज फूकता था, रोज जलाता था, वो क्या करता था? ऐसे आतंकी का इतिहास भारत का इतिहास नहीं हो सकता। हमारा इतिहास गुरु गोविंद सिंह जी हो सकते हैं, हमारा इतिहास महात्मा गांधी है, हमारा इतिहास राम है। तो सर उस क्रूर शासक को जिंदा क्यों रखना है? और उसमें भी आप सोचिए, नहीं, उस क्रूर शासक को जिंदा क्यों रखना है? वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। इसीलिए हमने तो प्रदर्शन किया। हमने कहा कि देश का हिंदू समाज, देश का आम आवाम चाहता है कि ऐसे आक्रांता और क्रूर आतंकी को कहीं पर भी भारत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। प्रदर्शन क्यों जगह मिलनी चाहिए? क्यों उसको महत्व दिया जाए? क्यों उसकी कब्र हो इस देश के अंदर? इस देश में ही क्यों बननी चाहिए? सर, मुख्यमंत्री जब खुद कह देते हैं, मुख्यमंत्री खुद कह देते हैं कि कब्र को हटने का वक्त आ गया है, सरकार में है, केंद्र में है, राज्य में, तो हटा दीजिए ना। हटेगी ना, कानूनी तौर पर हटेगी, कानून के अनुसार हटेगी। एक मिनट, क्या प्रदर्शन करना? प्रवेश जी प्लीज रुक जाइए, मुझे समझ में आ रहा है आपके इमोशंस। अब तहसीन जी, क्या प्रदर्शन करना इस भारत में क्या इतना नॉन एक्सेप्टेबल हो गया है कि आप उसके विरोध में आइएगा और आकर आप पत्थर फेंकिएगा, कुल्हाड़ी से वार करिएगा और सब जस्टिफाई हो जाएगा? दो या तीन चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले खुद नागपुर के कमिश्नर डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू में कहा, और शायद इंडिया टीवी को भी कहा होगा, कि पत्थर प्री प्लान्ड नहीं थे, वहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। एक रूमर फैला, वो रूमर बिल्कुल गलत है। मैं आरपीएन सिंह साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, वो यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए जब तक उसकी जांच ना हो जाए। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, औरंगजेब से किसको फ़ायदा होता है? औरंगजेब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा कैंपेनर है? इस मंच पे हम सब मानते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर राजा था, हम सब मानते हैं कि घटिया राजा था। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? ना सपा को फायदा हो रहा है, ना कांग्रेस को फायदा हो रहा है, फायदा तो भाजपा को हो रहा है 100%। एक चीज, दूसरी चीज, सर प्लीज, मैं आपकी बात बोलता हूँ। आपको उसकी कब्र हटानी है, उसकी कब्र के साथ जो करना है प्लीज कीजिए। आप प्राची जी मुझे बताइए, मैं थोड़ा गणित में खराब हूँ, पिछले 11 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? उसके पहले 6 साल वाजपेयी जी की सरकार थी। ये किसके नीचे आता है? ये मॉन्यूमेंट जो हटा सकते हैं, वो किसकी सरकार थी? ये आज इनको इससे तकलीफ हुई? महाराष्ट्र में पिछले 10 साल में किसकी सरकार थी? क्यों तब ये काम नहीं किया? क्यों जब एक कैबिनेट मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा मर्डर चार्जेस पर,
क्यों जब लाड़की बहना योजना का एलोकेशन कम होता है ये सारी चीज आती है। एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात, एक लास्ट चीज मैं तो कह रहा हूँ उनका आदमी बिल्कुल कह रहा हूँ, और ये मैं भी जानता हूँ कि पत्रकार ऐसे थोड़ी उनके नेता से पूछो जो उनके अखिलेश जी बिल्कुल देश के साथ है। अखिलेश जी 100% वो तो वो कासिम के साथ है, खिलजी के साथ है, तुगलक के साथ है। आपके मंच पे टी राजा साहब और आप राणे साहब का स्टेटमेंट चला दीजिए, आप नहीं चला पाओगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स देना चाहिए एक सिटिंग मिनिस्टर को, आप स्टेटमेंट चला दीजिए। ठीक है भाटी जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल जो पूछा तहसीन जी ने उसका बहुत छोटा जवाब आप आरपी सिंह जी दीजिएगा। किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? जानबूझकर जिंदा रखना चाहते हैं औरंगजेब को? ऐसे बयान आपको सूट करते हैं क्या? आपकी सरकार केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार, किस बात का इंतजार था इतने सालों तक? देखिए, जब वो मामला उठा है, हमारे मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट कर दी है, वह कबर हटेगी, कानून के अनुसार हटेगी। ये नहीं कि जबरदस्ती कोई तोड़फोड़ हो जाएगी, कानून के अनुसार। और आपकी जानकारी 1958 से लेकर 1978 के बीच में लगभग 130 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो एएसआई से प्रोटेक्टेड है, जो उससे बाहर हुए और उनकी चिंता की गई। इसी प्रकार से इसकी भी चिंता होगी, प्रॉपर कानूनी दायरे के अंदर होगी। परंतु जो मैं वापस मूल बात कह रहा हूँ, ये जो सारी सोच है ना, मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, सब मुसलमान वैसे नहीं है, बिल्कुल बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। परंतु कुछ लोग उस सोच को बढ़ा रहे हैं कि नहीं हमने इस देश पे राज किया, हमने यहाँ पर कासिम से लेकर औरंगजेब तक राज किया, तो अब भी हमारा राज चलेगा, अब भी हमारे हिसाब से शरीयत का राज चलेगा। तभी आपके नेता क्या क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, नीतीश राणे क्या क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या वो नहीं भड़काते हैं? वो जब इस तरीके के बयान देंगे तो सवाल तो सरकार से भी पूछा जाएगा ना कि जिम्मेदार आप हैं या विपक्ष है। जब आप भड़काऊ बयान देते हैं तो अफवाहें में उसमें जरूर जोर मिलता है ऐसी अफवाह फैलने में, लेकिन बिल्कुल विचारधारा का फ़र्क है। जिस तरह की वैमनस्य विचारधारा है, जिस तरह का विघटन की विचारधारा है, जैसे विध्वंसकारी विचारधारा है, जो बाबर के अनुयायी 57 साल तक झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराने वाले, आज यहाँ गॉडसे का महिमा मंडन करने वाले आज महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। सुन के अच्छे लगा गॉडसे। मेरा चैलेंज दीजिए, गॉडसे की महिमा मंडन कौन करता है? आपकी सांसद रही साध्वी प्रज्ञा, आपको नहीं बताया अगर तो मैं आपको बता दूं, साध्वी प्रज्ञा आपकी सांसद रही, उनको प्राची जी जनाब इतिहास बता दिया, बीच में ना बोले। मैंने आपने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने आपके फिर भी बीच में बोला। और मैं आपको बता दूं, आपकी सांसद रहते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने महिमा मंडन किया था गॉडसे का, तो इसलिए इस बात से आप बच नहीं सकते। जिन्ना आपके प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट होते हुए अडवाणी जी ने उसका जिन्ना का महिमा मंडन किया था, कौमी एकता के महान व्यक्ति बता दिया गया था, सेकुलर का उसे प्रोद्धा बता दिया गया था। अरे आप शर्म करिए, और बयान दूसरे के लिए देते हैं। झंडा का जो अपमान करते आए, जिन्होंने देश के संविधान को नहीं माना, वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देश को हमको संविधान सिखा रहे हैं, हमें देश के नेशनलिज्म सिखा रहे हैं, उस तरह के लिए। उसके साथ साथ दो तीन बातें जो इन्होंने कही, लेकिन इनके तमाम बयानों से क्या औरंगजेब का महिमा मंडन जस्टिफाई होता है प्रदीप भाटी जी? बिल्कुल नहीं होता, और महिमा मंडन किसी ने नहीं किया। प्राची जी इस बात को समझिए, एक औरंगजेब कि बयान से दंगे नहीं हो सकते हैं। दंगे प्रायोजित हैं 10 और 11 साल से, इसके लिए काम किया जा रहा है। दिन रात आपने देखा होगा, हमने संभल, बहराइच, आपने देखते चलिए दंगों का इतिहास। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, कौन पकड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सदस्यता जाती है। अरे दंगा फैलाने वाले ये, दंगा ना रोकने वाले ये, दंगा करवाने वाले ये। और वो ये बात कर रहे थे अभी कि कोई बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से किया। पहली एफआईआर कौन सी हुई है नागपुर के अंदर? इन्हें पता नहीं है पहली एफआईआर किसके ऊपर हुई है? अरे सर, नहीं पहले बताइए, पहली एफआईआर किसके ऊपर हुई है? बजरंग दल वीएचपी के ऊपर हुई है पहली एफआईआर। इन्हें पता नहीं है। एक अफवाह वहाँ पर चला दी गई कि हरी चादर जला दी गई। हमने तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया, हरी चादर जला दी गई है, तो एफआईआर कैसे होगी इनकी सरकार में इनके ऊपर? मैं बता रहा हूँ प्राची जी, 5 लोगों पे जो एफआईआर हुई है वो वहां पर उपस्थिति नहीं थे, वो हमारे प्रांत के दायित्व के। तो ये बताइए आपके साथ में बीजेपी के पार्टनर आपके खड़े हुए दंगा फैलाने वाले, साथ में बताइए जो आपका अंदर मेल झोल है इस काम को करने के लिए, जब ये पीछे रहते हैं और ये आगे से और पीछे से हवा देते हैं इस दंगे को फैलाने के लिए, और आपको आगे कर देते हैं जब ये बच के घूमते हैं। प्रवेश को जानकारी नहीं है। प्रवेश एक मिनट, जानकारी है तो आप बता दीजिए। प्रवेश दोनों अगर आप चिल्लाएंगे, एफआईआर हुई। अरे सर, अगर आप दोनों ही चिल्लाएंगे, बाहर के क्या है,
भी हो बजरंग दल और प्रदीप भाटी जी, अगर आप दोनों ही चिल्लाएंगे तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी सर। अगर आपको वाकई में दर्शकों को बताना है अपना अपना पक्ष, तो आपको अपनी अपनी बारी में बोलना होगा, यही बेहतर होगा। प्रदीप भाटी जी, मैं सवाल औरंगजेब पर इसलिए आपसे बार बार पूछती हूँ क्योंकि ग्रीन चादर, हरी चादर की अफवाह तो उड़ी ना, और वो पत्थर लेकर लोग आए ना, उन पत्थरबाजों पर भी तो कुछ बोलिएगा ना कि उनको कौन भड़काता है। नहीं, मैं जवाब दे दूं अगर ये बीच में ना बोले तो। बीच में नहीं नहीं, फिर बार बार आप मुझे टोक रही हैं और मैं दोनों को टोक बीच में नहीं, बीच में तो वो बोल रहे हैं ना मेरे, मैं मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा। मैं आपने मेरे से सवाल पूछा, बोले नहीं, हमने किसी भी इस तरह के दंगे को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता, पहली लाइन मेरी यही थी, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने सबसे पहले कहा और दंगा हो क्यों रहे हैं, सारे उत्तर प्रदेश से लेके आपके मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से लेके किसकी सरकार है, दंगे हो क्यों रहे हैं और आप करवा कैसे रहे हैं? क्योंकि आपने फसल बोई है, जब पेड़ बबूल का बोया तो आम कहां से होंगे? आपने ये दंगे इतने सालों से आप ये इसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सुनिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जो काम की बात है वो सुन लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, उसमें बात नहीं करना चाहते। कोई तो फैक्ट होगा, कोई तो सबूत होगा ना आपके पास के बीजेपी ने दंगे कराए, मुझे बता दीजिए। दिया ने आपको सबूत मुजफ्फरनगर का, इससे बड़ा सबूत चाहिए आपको देश में? मुजफ्फरनगर दंगे में उसकी सदस्यता चली गई, इससे बड़ा सबूत चाहिए आपको? अब वो आजमी पर दो शब्द नहीं बोलिएगा, उत्तर प्रदेश पर बोलते जाइएगा। 1923 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी और ना आरएसएस था। नागपुर में दंगा हुआ, 1928 के अंदर रामटेक में दंगा हुआ, आरएसएस नहीं थी, आरएसएस बन चुकी थी, लेकिन सरकार भाजपा की नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अलीगढ़ के दंगे, हर साल अलीगढ़ के दंगे होते थे। तो दंगों का भारत में एक इतिहास है, और इतिहास क्यों है? हम वहाँ बर्लिन में नहीं है, हम जर्मनी में नहीं है, हम इंग्लैंड में नहीं है, हम अमेरिका में सरकार भाजपा की नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी एक ग्लोबल ट्रेंड है, एक ग्लोबल पैटर्न है, जहाँ पर ये मुस्लिम समाज जो आतंकी समाज हो गया है, सर, तो नहीं प्रवेश जी, नहीं आप ऐसे नहीं करें, नहीं आप पूरे समाज को नहीं इस तरह की बयान आपने एक जो कार्रवाई करी है ये भी करिए, ये बयान कैसे दे सकते हैं? आप किसी समुदाय को नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं। नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप। इसी तरह का तो वैमनस्य फैलाते हैं आप देश में। दूसरी चीज भाटी जी सुन लीजिए, जिस आरएसएस के बारे में आपने टारगेट किया ना कि वो तिरंगा नहीं लहराया, उस आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पहली बार स्कूल से इसलिए निकाला गया कि उन्होंने वंदे मातरम का गीत गाया, इसलिए निकाला गया। 1921 में असहयोग आंदोलन में उनको जेल डाला गया। 1930-31 के अंदर वो जंगल सत्याग्रह में जेल गए। मैं आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ प्रवेश जी, मुख्यमंत्री ने बोला, प्रवेश जी एक सेकंड रुक जाइए सर, इतिहास पर चर्चा करने लगूंगी तो इतिहास पर चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मुख्यमंत्री ने बोला, रुक जाइए प्लीज सर, मैं अभी प्रेजेंट पर बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ दंगाइयों पर, मैं बात कर लूँ उन लोगों पर जिनके घरों में पत्थर पड़े हैं, मैं बात कर लूँ डीसीपी पर जिनको कुल्हाड़ी से मारा गया है, तो मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ। प्रवेश जी, सवाल यही है ना, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई चादर नहीं जलाई गई थी, फिर ये अफवाह वहां फैली कैसे? जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि सामाजिक सौहार्द के साथ हम लोग प्रदर्शन कर लें? प्राची जी, प्रदर्शन समाप्त तो हो चुका था, कार्यकर्ता अपने अपने घर जा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारी तरफ से, क्योंकि हमारा प्रदर्शन तो 4 बजे खत्म हो गया था। हमारी जो परमिशन थी, जितने समय की परमिशन थी, उतनी परमिशन में ही हमने प्रदर्शन किया। आप सोचिए, ये हिंदू समाज है, जानता है कि दिक्कतें हैं, उसके बावजूद भी हिंदू समाज के साथ अपने आप को मत जोड़िए। संविधान सम्मत सारे काम करें, संविधान सम्मत काम करें। आरपी सिंह जी, ठीक है, आरपी सिंह जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं सदन में खड़े होकर, कल भी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, आज भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं विधानसभा में खड़े होकर कि कोई भी चादर नहीं जलाई गई। वो पुलिस ने बताया सर कोई भी चादर नहीं जलाई गई, लेकिन उस वक्त ये अफवाह फैलने कैसे दी गई? सवाल तो ये है ना, क्या जानबूझकर होने दिया गया जो हो रहा था, या कुछ भी बस में नहीं था आप लोगों के? देखिए, अगर कोई 400-500 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर यकायक आप हमला करेंगे तो कोई भी पुलिस हो उसको समय लगता है उसको ठीक करने में, कंट्रोल करने में। आप लोगों ने कहा प्री प्लान था। हाँ, ना इकट्ठा हो जाए, प्री प्लान भी हो और जानकारी भी रहेगी। मैं तो मान रहा हूँ कि इंटेलिजेंस की फेलियर थी, परंतु प्राची जी, जो मूल बात मैं वापस कह रहा हूँ, जिसे मानेंगे नहीं, और इसमें कार्रवाई की है क्या? हाँ, होगी कार्रवाई, होगी जिन लोगों पर कार्रवाई होनी है, और इसमें मैं वापस कह रहा हूँ
इसमें सब मुसलमान दोषी नहीं है, कुछ जानकर शरारतपूर्ण ढंग से मुसलमानों का उपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, जिसमें अखिलेश यादव भी एक है, जिसमें अबू आजमी, अरे जिसमें अबू आजमी भी एक है। प्लीज रुक जाइए, बात करने दीजिए। अरे मैं टीपू यादव को तो बता दूं, पहले टीपू यादव को तो बता दूं, पहले टीपू यादव को तो बता दूं, पहले टीपू यादव जाके बोलिए भाषा का अगर आप राज्य की प्रयोग करवाएंगे तो जुमलेबाज को बताएं पहले जाके। अरे सर मैं कोई किसी से प्रयोग नहीं करवाती हूँ, आप लोग हैं इतने, आप लोग अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो आप इसी माइक तोड़ते हैं, आप लोग इसी माइक तोड़ते हैं। मैं 10 बार आप लोगों को, एक सेकंड आरपी सिंह जी, मैं 10 बार समझा चुकी हूँ। आरपी सिंह जी रुक जाइए। भाटी जी मैं कई बार समझा चुकी हूँ, ये आप लोगों का विवेक है, आप लोग इतने समझदार हैं कि आपको डिबेट खराब करना है या आपको वाकई में चर्चा करनी है। आपको जानना है कि आरपी सिंह जी की सरकार ने क्या किया, क्योंकि मैं तो जानना चाहती हूँ कि इनकी सरकार कहाँ थी, लेकिन मुद्दा भटकाना है तो भटकाते रहिए सर, कोई बात नहीं, होती रहेगी ऐसे जोर जोर से चर्चा। आरपी सिंह जी बहुत सीधा सवाल है, फिर आ रही हूँ तहसीन जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए वो 4-5 घंटे क्या कर रही थी सरकार या क्या कर रहा था प्रशासन? देखिए मैंने कहा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेलियर थी, उसके ऊपर जो लोगों फेलियर्स पर कार्रवाई होगी, परंतु जो मैं वापस बात कर रहा हूँ उस पर जाना चाहिए कि कुछ लोग एक विचारधारा को लेकर नहीं बिल्कुल है, बड़ी जरूरी है। अरे ये फिर होगा अगर उस विचारधारा को अभी नहीं कर किया, उनसे मैंने सबूत मांगे, आप मुझे सबूत दीजिए। मैं सबूत देता हूँ, इन लोगों की वजह से मैं सबूत दे रहा हूँ, मैं सबूत देता हूँ। कृपा कर जब अबू आजमी ने एक बयान दिया उसके बाद अखिलेश यादव जी कह रहे ये विचारधारा की लड़ाई है। अरे मैं किस विचारधारा की? उसके बाद जो आपके नेता कह रहे हैं, नीतीश राणा जो कह रहे हैं, नीतीश राणे जो कह रहे हैं, उस पर भी जवाब दीजिए ना। फिर सरकार आपकी है सर, आपको तय करना है कि माहौल कैसा रहेगा। अब तहसीन पूनावाला जी, बीजेपी कहती है या सरकार कहती है ये कि जो कुछ हो रहा है ये एक मॉड्यूल है, सारे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। इसमें तो कहा जा रहा है कि कश्मीर जैसी स्टोन पेल्टिंग हुई है और हवा देता है विपक्ष। तो नागपुर के कमिश्नर शायद झूठ कह रहे थे सारे न्यूज़ चैनल्स को, उनको सस्पेंड करना चाहिए क्योंकि बीजेपी अलग चीज़ कह रही है। लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं सारी बातों को छोड़ देता हूँ। क्या टी राजा जो इनके विधायक है, क्या राणे साहब जो इनके विधायक और मंत्री है, उनके स्पीचेस को इंडिया टीवी पे खेला जाएगा? अगर नहीं खेल सकते तो वे अरेस्टेड क्यों नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त गाइडलाइंस है, मेरे केस के अंदर मेरे नाम पे केस है कि इस तरह का भाषण अगर कोई भी देता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस तरह का भाषण कोई भी इंसान दे सकता है? क्या किसी को टारगेट करना? और मैं फिर से पूछता हूं, क्या ये इत्तेफाकन है कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाता है, जब केंद्र की रिपोर्ट आती है कि 8 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे महाराष्ट्र में, उसी टाइम ये औरंगजेब के टॉपिक अबू आजमी साहब निकालते हैं? क्या ये इत्तेफाकन है? सोचिए इस चीज पर। एक भी भाजपा का नेता उसका बच्चा नहीं था, एक भी सपा या किसी और दल का नेता, कांग्रेस किसी दल का बेटे का बच्चा वहां पर नहीं था उस दंगे में। सिर्फ गरीब के बच्चे थे। किसको फायदा होता है? सारे नेता के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश की यूनिवर्सिटीज में जा रहे, आप लोगों को लड़ा रहे, आपके धंधे को खराब कर रहे। ये सब करोड़पति है, आपका धंधा खराब हो रहा है। सोचिए इस पर। छोटा सा ऑब्जेक्शन नहीं, फिर रह जाएगी बात रह जाएगी। बोलिए सर। तहसीन भाई वो दंगा नहीं था, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, वो एक तरफा था। दंगा था पता जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो। मुझे एक बता देना, कोई एक हिंदू की तरफ से एक पत्थर या एक कंकड़ भी चलाओ। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को वो एक कंकड़ चलाओ, एक कंकड़ एक पक्ष की ओर से, सरकार को बताना था, सरकार को तय करना था। किया गया। भाटी जी अब रुक जाइए सर, बहुत सारी बहस हो गई प्रदीप भाटी जी, बहुत हो गया एक दूसरे के साथ गहमा गहमी। अभी जो आपको तहसीन जी सलाह दे रहे हैं, तहसीन जी तो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी विचारधारा के अकॉर्डिंग बात भी कर लेते हैं, अखिलेश यादव जी की तारीफ भी कर रहे हैं, ये बार बार एक सलाह दे रहे हैं मेरे शो में, वो सलाह क्यों नहीं मानते हैं आप अबू आजमी के बारे में? देखिए बात मैंने आपको शुरू में ही कहा कि वो बयान जो दिया गया वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिया गया, बयान वापस तुरंत ले लिया गया और बयान में कहीं में महिमा मंडन नहीं किया गया था। आप उस बात को बिल्कुल बहुत साफ तरीके से मैं कह रहा हूँ, बहुत साफ गोई से कह रहा हूँ कि कोई महिमा मंडन नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्रूर शासक था, हमने और हमारे नेता ने बार बार कहा। अब ये फिर दोबारा उस बात को बार बार इसलिए लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे छुपना चाह रहे हैं बयानों के, क्योंकि दंगा तो यही करा रहे हैं। और दंगे से पहले एक चीज बताइए, इनको अच्छा लगेगा अगर आप इतना गुस्सा हो जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, आपने कहा कि महिमा मंडन नहीं किया गया था। सर क्या तहसीन जी झूठ बोल रहे हैं? चलिए मैं झूठ बोल सकती हूँ, आरपी सिंह जी झूठ बोल सकते हैं, प्रवेश जी झूठ बोल सकते हैं। ये भी उन्होंने भी वही सुना जो मैंने सुना। उन्होंने कहा ये बयान दिया गया, महिमा मंडन नहीं किया था क्या? महिमा मंडन जब होता है, जब आप उसकी इतनी तारीफ करें। क्रूर शासक नहीं था, क्रूर शासक हम कह रहे हैं था। नहीं, इसमें क्या हो गया? मोदी जी नहीं, एक चीज बताइए, क्या जिन्ना की बाजार पे जाके आपने उसे सेकुलर बताया? अखिलेश यादव कह रहे हैं क्या? नहीं बताइए,
क्या अखिलेश यादव भारतीय कह रहे जनता हैं। पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है, ये तो हमारे एक विधायक है, प्रेसिडेंट कहता है भारतीय जनता पार्टी का। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है कि जिन्ना इस देश के कौमी एकता का बड़ा प्रोद्धा था। कहिए ना फिर आप ये बात कि क्योंकि आपका नेशनल प्रेसिडेंट ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी प्रदीप भाटी जी, इतना गुस्सा जितना आपको आ रहा है, अगर उस वक्त आ गया होता जब आपके नेता के बयान को लेकर इतना बवाल मचा और एक सवाल ही उनसे अगर आप लोग पूछ लेते कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, तो शायद हालात बहुत इतने बिगड़े ना होते और मौका ना मिलता। अगर मैं आप ही की भाषा में कहूँ, मौका ना मिलता बीजेपी को इस पर राजनीति करने का। आपने बॉल फेंकी इनके पाले में। बिल्कुल नहीं प्राची जी, देखिए मैंने आपको बताया खेत कितने विदिन 24 आवर्स खेत भी आ गया था, विदिन 24 आवर्स कुछ घंटों के अंदर आ गया था खेत। और ये बताया गया आपने भाटी जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई ग्रीन चादर नहीं जलाई गई थी या कोई जो भी जितनी भी अफवाह फैलाई गई, जैसा ओवैसी साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया गया था, ये सब एक मॉड्यूल के तहत वीडियो पे है। तो क्या ये मॉड्यूल सामने आ जाए देश के, ये जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है प्राची जी। देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, केस सब जुडिस है और मैं ये मानता हूं कि जो सच आएगा उसके बाद ही प्रतिक्रिया देनी ठीक रहेगी कि उसमें क्या था नहीं था। इस बात के लिए हम अफवाहें ना फैलाएं। ये मैं इस बात के साथ मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया भाटी जी आपका और बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन जी, आरपी सिंह जी और प्रवेश जी आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।